फोर्स लगाते हैं, ठीक है। तो वर्क का सिंपल सा मीनिंग होता है वर्क एंड एनर्जी। तो व्हेन यू आर अप्लाइंग अ फोर्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट एंड दैट ऑब्जेक्ट इज मूविंग फ्रॉम वन पोजीशन टू अदर, सो दिस इज कॉल्ड फोर्स। मान लो तुमने कहीं पे फोर्स लगाया, जैसे मान लो साहिल ने देखा कि अब मैं देखो इस बिल्डिंग को पीछे कर दूंगा, आया अपने घर पे फोर्स लगाने लग गया, लेकिन वो घर टस से मस नहीं हुआ। टस से मस किया, वो बिल्कुल कुछ हुआ ही नहीं, इसका हाथ और टूट गया ज्यादा फोर्स लगाने से। तो इसका मतलब इसने फोर्स तो लगाया, लेकिन क्या डिस्प्लेसमेंट हुआ कुछ ऑब्जेक्ट का? कुछ नहीं हुआ सर। कुछ नहीं हुआ। तो इसका वर्क कितना माना जाएगा उस टाइम पे? 0। और संकल्प तुम याद करो, जब तुम 9th क्लास 0। में थे तो उस टाइम पे हमने पढ़ा भी था पॉजिटिव नेगेटिव जीरो वर्क डन, याद आया संकल्प? यस सर, अगर सीधा ऊपर पे हाँ, सामान रख के चलता तो 0 वर्क डन वेरी होता है। गुड, यस एग्जैक्टली। तो ये होता है याददाश्त, ठीक है। तो इसका मतलब वर्क क्या होता है? तो वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन यू आर अप्लाइंग अ फोर्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट एंड दैट बॉडी इज मूविंग बाय सम डिस्टेंस। एम आई राइट एवरीबॉडी? नहीं आ रहा यस सर। किसी को समझ? तो इसका मतलब वर्क क्या होता है? सो अ फोर्स, व्हेन अ फोर्स acts on a body, ठीक है, and that moves, that body moves। सर तो वो पुश और पुल क्या होता है सर? भाई फोर्स? वो फोर्स होता है, ठीक है। अच्छा सर, ठीक है हाँ, सर। थ्रू अ थ्रू सम डिस्टेंस, पुश और पुल उस फोर्स के अंदर ही इंक्लूड हो गया जो मैंने सब फोर्स लिखा है, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड, अच्छा देख ध्यान रखना, तो जो डिस्टेंस कर रहा है ना वो फोर्स की डायरेक्शन में चलना चाहिए, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाई, राइट। तो इसी चीज को हम क्या बोलते हैं? वर्क बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड वर्क। वर्क। तो देखो अब वर्क मेरे पास क्या होता है, सबसे पहली बात तो देखो उस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगना चाहिए और वो मूव भी करनी चाहिए, राइट। ये दो कंडीशन है वर्क के लिए। सो इसी चीज को हम क्या बोलते हैं? वर्क बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड वर्क, ठीक है भाई। तो यस सर। इसका मतलब मान लो तुम्हारे पास ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और मान लो ये कार्तिक आया, ठीक है। तो कार्तिक ने क्या करा, इसको धक्का मारा। तो जब इसने इसको धक्का मारा इस तरीके से, तो ये पहले यहाँ पर था ये ऑब्जेक्ट, ठीक है, और थोड़ी देर बाद ये ऑब्जेक्ट अब यहाँ पर आ गया है, ठीक है, धक्का मारते मारते। तो यहाँ तो इसने देखा कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो कवर हुआ है, ये मेरे पास क्या हुआ है, ये एक डिस्टेंस कवर हुआ है। और जो इसने फोर्स लगाया वो मान लो मेरे पास 20 न्यूटन था। तो देखो ये फोर्स की डायरेक्शन में चला या नहीं चला? चला। ऑब्जेक्ट जहां पे फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में तो चला ये। तो इसका मतलब ये मेरे पास क्या हो जाएगा? वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट, एफ एस। ठीक है भाई, किसी को कोई यस सर। डाउट है इसके अंदर? नो ठीक सर। है। तो ये बहुत सिंपल सा है, तो वर्क इज ऑलवेज इक्वल टू फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट, दिस इज कॉल्ड वर्क डन। सार्थक कोई डाउट है इसके अंदर? नो सर, नहीं है। ओके। तो हमेशा डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। अच्छा, कभी कभी कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर क्या होगा इफ वी आर अप्लाइंग फोर्स इन एनी अदर डायरेक्शन? मान लो मैंने फोर्स लगाया टेढ़ा, जैसे मान लो एक ऑब्जेक्ट था, सर बच्चे ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। मान लो एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब ये ऑब्जेक्ट पे ना तुमने उसको रस्सी से बांधा और रस्सी से तुम इसको ऐसे खींच रहे हो, ठीक है। मान लो ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और तुमने मान लो फोर्स, तुमने इसको यहाँ पे एक कांटा सा निकाला ये, और तुम इसको रस्सी से ऐसे खींच रहे हो ऐसे, ठीक है भाई। ये ऑब्जेक्ट नीचे लटका हुआ है तो रस्सी से ऐसे ऊपर खींच के लेके जा रहे हो इस साइड, ठीक है ना। जब चलते हैं ना, देखो मजदूर को लेके जाते हैं ऐसे खींचते हुए रस्सी से। तो अब जब तुम लेके जा रहे हो तो जरा मुझे एक बात बताना, फोर्स तुमने कैसे लगाया? टेढ़ा। और लेकिन इसकी डिस्प्लेसमेंट कैसी हो रही है? ये ऑब्जेक्ट पहले यहाँ पर था और अभी ये ऑब्जेक्ट कहाँ पर आ गया है? अभी ऑब्जेक्ट यहाँ पर आ गया है, खींचते खींचते तुम यहाँ पे लेकर आ गए, ठीक है भाई। तो यस खींचते सर। खींचते यहाँ पर आ गया, तो ये इसका क्या हुआ यहाँ से लेकर यहाँ तक? डिस्टेंस। हाँ, मतलब डिस्प्लेसमेंट हो गया। यस सर। लेकिन अब तुम्हें क्या पता है कि डिस्प्लेसमेंट और फोर्स एक ही डायरेक्शन में होना चाहिए, लेकिन क्या ये वाला फोर्स एक डायरेक्शन में है? नो सर। अब जरा मुझे एक बात बताओ, जो भी चीज टेढ़ी होती है उसके कितने कंपोनेंट होते हैं? 2 कंपोनेंट होते हैं। तो तो इसका मतलब मान लो ये हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल पे चला है? मान लो थीटा पे, ये थीटा फोर्स लगाया है तुमने, ठीक है। अब देखो मैं तो हॉरिजॉन्टली चला रहा हूँ, तो जरा बताना, अब देखो इसके दो कंपोनेंट हो गए, एफ कॉस थीटा और एक है एफ साइन थीटा। क्या इस वर्टिकल कंपोनेंट का कोई खास यूज हो पाया? नो सर। क्योंकि ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर था, ये ऑब्जेक्ट यहाँ आ गया है, तो ये हॉरिजॉन्टल की कंपोनेंट की वजह से तो हुआ होगा भाई। एफ कॉस थीटा लगाए तभी तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक आ गया। एफ साइन थीटा अगर लगाता तो वो कहीं ना कहीं ऊपर पहुंच जाता, लेकिन तुमने अलाउ नहीं किया उसको ऊपर जाना, इसलिए वो ऊपर जा ही नहीं पाया, तो वो जमीन से यहाँ आ गया। तो इसका मतलब यहाँ पे जो फोर्स काउंट होगा, तो
प्लेस मतलब जो डायरेक्शन तुमने ली है, जो तुम्हारे पास सीधी डायरेक्शन जा रही है, उसमें कौन सा फोर्स लग रहा है? एफ साइन थीटा, एफ कॉस थीटा, या कोई सा भी नहीं? भाई तुम्हारे डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में कौन सा फोर्स लग रहा है? F cos theta. एफ कॉस थीटा। तो तुम्हें वर्क का फॉर्मूला क्या पता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। तो Yes, यहाँ पे sir. फोर्स कौन सा काउंट करोगे? F cos theta. और वर्क डन कितना हुआ है? सॉरी, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है? डिस्प्लेसमेंट S. एस। तो इसका मतलब ये मेरे पास क्या हो जाएगा? कहना इसे एफ इंटू एस, एफ एस कॉस थीटा। Yes, sir. अच्छा देखो, अब बताओ ये अपने आप में मल्टीप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा है? हो रहा है. मैंने तुम्हें डॉट प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई प्रोडक्ट बताया था। मल्टीप्लाई जब होता है Yes, तो sir. या तो वो डॉट होता है या क्रॉस होता है। तो जरा बताना, ये जो वर्क है, ये वर्क डॉट को फॉलो कर रहा है या क्रॉस को? मल्टीप्लीकेशन क्रॉस को, डॉट को। भैया ये कॉस थीटा है, कॉस थीटा है तो डॉट होता है ना। साइन थीटा में क्रॉस आया था, भूल गए? जब Yes, कॉस होता है तो डॉट लगता है, और जब साइन थीटा होता है तो क्रॉस लगता है। कुछ कुछ याद आ रहा है? वेक्टर अभी टेस्ट हुआ था, ये हाल है बच्चों का टेस्ट के बाद भी। ऐसा लग रहा है जैसे पहली बार पढ़ा रहा हूं मैं ये। आस्था नहीं आई है क्या आज? सर आई अच्छा, तो कॉस थीटा क्या होता है आस्था? डॉट या डॉट, क्रॉस? डॉट। डॉट होता है। तो इसका मतलब अगर मैं इसको वेक्टर की फॉर्म में दिखाऊंगा तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ? एफ क्रॉस डॉट एस। क्या ऐसे लिख सकता हूँ? लिख सकते हैं. भाई इसका मतलब यही तो होता है अपने आप में। Yes, sir. डॉट को हटाएंगे तो कॉस थीटा लिखते हैं। भूल गए? ए डॉट बी, ए डॉट बी को कैसे लिखते थे? ए बी कॉस थीटा। नहीं आ Yes, रहा sir. कुछ यार। अच्छा मल्टीप्लाई के ए डॉट होता है, एक क्रॉस होता है, क्या इसके अलावा भी कुछ और होता है क्या? तीसरा वाला? सर यस नहीं, अंकल। ऐसा तो कुछ नहीं होता सर। मल्टीप्लाई में बस दो ही होते हैं, एक डॉट होता है, एक क्रॉस होता है। ठीक है, सब बच्चे याद रखेंगे। Okay, sir. तो इसका मतलब W इज इक्वल टू क्या होता है? एफ डॉट एस या एफ क्रॉस एस? सर एफ डॉट F एस। dot. F ठीक dot है, S. तो सब बच्चे याद। अच्छा देखो, ये जो मैंने फॉर्मूला लिखा है ना, एक्चुअली बिल्कुल सही तुम्हें लग रहा होगा, लेकिन इसके अंदर ना एक छोटी सी मिस्टेक कर दी है मैंने। बताओ क्या? सर आपने वर्क के ऊपर वेक्टर का साइन लगा रखा है। और तो वो क्यों नहीं लगाना चाहिए था? सर क्योंकि एफ डॉट एस से स्केलर क्वांटिटी बनती है। ठीक है, देखो एक चीज और, हमारे पास और वर्क जो होता है, वर्क की अपने आप में कोई डायरेक्शन भी नहीं होती है। तो वर्क की जब अपने आप में कोई डायरेक्शन ही नहीं होती है, तो इसीलिए हमारे पास उस पे वेक्टर लगाने का मतलब बनता नहीं है। ठीक है ना? तो सब बच्चे ध्यान रखेंगे, जो वर्क होता है, वर्क का कोई डायरेक्शन थोड़ी होता है। मैंने बोला कि तुमने काम किया, तुम तो इसलिए बोला दिखाओ कहाँ काम किया, कहाँ है तुम्हारे काम की डायरेक्शन? के क्या डायरेक्शन थोड़ी होती है। तुमने हार्ड वर्क किया और तुमने टॉप कर दिया, तुमसे कोई बुरा कि बताओ तुम्हारा हार्ड वर्क की डायरेक्शन कहाँ पे है? तो क्या ये क्या बात हुई? वर्क तो वर्क होता है, वर्क की डायरेक्शन थोड़ी होती है, फोर्स की होती है बिल्कुल। ठीक है, तो वर्क Yes, इज sir. स्केलर क्वांटिटी, दैट्स व्हाई यू डोंट हैव टू अप्लाई दैट साइन, वेक्टर साइन ओवर हियर। ठीक है भाई, याद रहेगा सब बच्चों को? सो Yes, दैट्स sir. व्हाई, तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, ये मेरे पास क्या है? तो दिस इज द स्केलर क्वांटिटी, दैट्स व्हाई आई एम नॉट पुटिंग अ वेक्टर साइन ओवर हियर। सो वर्क इज स्केलर क्वांटिटी। तो एक बच्चा कह रहा तो आपने फोर्स और एस के ऊपर क्यों लगाया? हाँ तो साहिल जरा बताना, मैंने फोर्स और एस के ऊपर क्यों लगाया वेक्टर? Sir, वो डॉट प्रोडक्ट है ना, अगर उसको डॉट प्रोडक्ट इसलिए लगाया है? आर यू श्योर? अब वेक्टर भी है सर. हाँ, फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी का होता है और डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी का होता है, इसलिए लगाया है। ठीक है भाई? Yes, sir. संकल्प स्वास्तिका कोई डाउट है इसके अंदर तुम्हें? No sir. तो अब जरा बताना, वर्क को मैंने, अब वर्क जो होता है हमारे पास, उसको हमने तीन कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है, और ये तुमने पहले भी देखा होगा। तो अब जब तीन कैटेगरी में हम डिवाइड करते हैं, तो जरा बताना मैंने तुम्हें क्या बताया। एक हमारे पास होता है पॉजिटिव वर्क डन। अब देखो मैं टाइप्स की बात करता हूँ, तो मेरे पास एक होता है पॉजिटिव वर्क डन, एक होता है नेगेटिव वर्क डन, और एक होता है जीरो वर्क डन। ये एक्चुअली में रियल से तुम्हें रिलेट नहीं करना है, ये एक्चुअली माना गया है साइंटिफिकली। ठीक है, तो पॉजिटिव एक है मेरे पास, नेगेटिव, और एक है मेरे पास जीरो वर्क डन। ठीक है, टेक्निकली वो वर्क डन कर सकता है, थक जाएगा बेचारा, हाफ जाएगा, लेकिन साइंटिफिकली बोलेंगे तो उसने वर्क डन नहीं किया होता। ऐसी चीजें भी देखने को मिलती है हमें। ठीक है, जीरो वर्क डन, जो है वो नहीं है, और जो नहीं है वो है, ऐसी ऐसी चीजें भी यहाँ पे देखने को मिलेंगी। बिल्कुल में छलावा. ठीक है, हाँ। तो सबसे पहले आते हैं पॉजिटिव वर्क डन पे। जैसे मान लो स्वास्तिका है, ठीक है, तो स्वास्तिका ने क्या करा, ये केदारनाथ जा रही है। ठीक है, तो केदारनाथ पे जा रही है, मान लो बहुत सारे केले लेके जा रही है कि भगवान को चढ़ाने हैं।
ठीक है, भगवान इसको टॉप करना है। तो ये अब मान लो ये धक्का मार रही है, एक ट्रॉली लेकर आई है, ये ऊपर धक्का मार रही है, तो ये ट्रॉली लेके जा रही है और जहाँ पे इसने धक्का मारा वहां पे ट्रॉली जा भी रही है। तो बताना एक बार इनके बीच में फिर एंगल कितने का हो गया? F cos 0 डिग्री। theta। 0 डिग्री भी हो सकता है और थोड़ा बहुत ज्यादा भी हो जाएगा, तो कोई मतलब ठीक है, पॉजिटिव ही आना चाहिए ना। देखो अगर अगर एक एंगल है मेरे पास, जरा मुझे एक बात बताना, कॉस थीटा है, ठीक है, तो कॉस थीटा अगर तुम 0 से लेके 90 तक लोगे तो वैल्यू तो पॉजिटिव ही आती है, नहीं आती क्या? अरे अगर तुम 0 से लेके Yes 90 से पहले पहले तक रहोगे तो वैल्यू पॉजिटिव आनी, 90 पे मत जाओ, ठीक है, 90 से पहले पहले रहोगे तो वो मेरे पास वैल्यू आएगी। तो इसका मतलब देखो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि वर्क इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, ठीक है, तो अगर तुम वैल्यू 0 रखो, 30 रखो, 45 रखो, 60 रखो, तो जरा बताओ ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी या नहीं आएगी? 90 पे 0 हो जाएगी, कॉस थीटा है ना, कॉस 90 0 होता है, तो 90 से पहले पहले जितनी भी तुमने वैल्यू रखी वो सब पॉजिटिव आएंगी या नेगेटिव आएंगी? पॉजिटिव। तो इसका मतलब स्वास्तिका पहाड़ पे चढ़ रही थी ना, तो एंगल थोड़ा सा एक्यूट हो सकता है, तो वो सब पॉजिटिव आएगा, राइट? तो इसका Yes मतलब sir। अगर तुम्हारे पास एक्यूट एंगल पे रखा हुआ है तुमने, अच्छा ये एंगल किस किस के बीच का है? संकल्प, ये एंगल किसके बीच का है? वर्क और फोर्स। 0 से 90 के अरे बीच मैं में। क्या बोलूं, ये एंगल किन दो चीजों के बीच का है, किन दो लाइन के बीच का है? सर वर्क और अच्छा, वर्क, और वर्क तो तुम फोर्स खुद ही निकाल ही रहे हो। फोर्स फोर्स। फोर्स क्या बोल रही हो स्वास्तिका? फोर्स का एंगल हो रखा है, एंगल हमेशा दो लोगों के बीच में बनता है ना, वो दो लोग कौन है यस ये सर। पूछ रहा हूँ। अच्छा वैसे पूछ रहे हैं ओह माय गॉड। सर, जो रिजल्टेंट होता है, जो फोर्स का रिजल्टेंट है, फोर्स ठीक है चुप 2 हो है, जाओ, मतलब संकल्प तुम एफ बताओ, कॉस थीटा। ये एंगल किसके बीच का है? क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट का उसका है ना डिस्प्लेसमेंट और जो एंगल से कॉस थीटा निकला है, फोर्स दो ठीक है चुप भाग हो में जाओ, बट गया ना। चुप हो जाओ। कार्तिकेय, ये थीटा किसके बीच का एंगल है? सर कौन सा वाला? ये जो मैं लिख रहा हूँ ये थीटा, ये एक्यूट एंगल, ये किसके बीच के एंगल है? सर ये हमारे बीच और सरफेस के बीच का। बहुत खुशी हो रही है मुझे ये सुन के बार बार कि तुम लोगों की तैयारी एकदम 100% है और तुमने बहुत अच्छा वेक्टर पढ़ा है, ठीक है, ये शायद मेरी भी नाकामयाबी है कि तुम लोग ऐसे ऐसे रिप्लाई कर रहे हो। अरे भाई जब ये कॉस थीटा होता है तो ये कॉस थीटा इन दो के बीच का ही तो एंगल होता है, कैसी बातें कर रहे हो तुम लोग? अगर एक वेक्टर ए है एक वेक्टर बी है तो ए और बी के बीच के एंगल ही को तो थीटा बोलते हैं, ए बी कॉस थीटा। हाँ सर। अब जब ये मेरे पास फोर्स है, ये डिस्प्लेसमेंट, तो उन्हीं के बीच का तो एंगल हुआ। सर मुझे आपका क्वेश्चन समझ नहीं आया, बाकी तो आंसर पता हर था बार सर। यही होती है बात, ठीक है, ये फोर्स है और ये डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, तो इन्हीं के बीच का तो एंगल हुआ भाई। और अभी मैंने ऊपर ये क्या करा था, ये देखना, अभी मैंने ऊपर क्या करा है, ये डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर ये रहा हॉरिजॉन्टल, और फोर्स ये रहा, तो ये किसके बीच का एंगल है? दोनों के बीच का ही तो एंगल हुआ। यस हद सर। होती है यार, मुझे लग रहा है अभी भी समझ नहीं आया कुछ बच्चों को, उनकी शक्लें बता रही हैं। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच के एंगल को लेते हैं हम, ठीक है, एक्यूट होगा तो वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी, ठीक है, याद रहेगा सब बच्चों को। यस सर। अब आते हैं नेगेटिव वर्क डन। जैसे मान लो एक बच्चा जा रहा है, ठीक है, अब एक बच्चा जा रहा है कि मैं भाग तो इधर रहा हूँ, तो ऑफ कोर्स मेरा जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो भी इधर हो रहा है, लेकिन उसने बोला कि नहीं नहीं, जो मेरा फोर्स है वो पीछे लग रहा है, फ्रिक्शन। तो इसने सोचा कि क्यों ना फ्रिक्शन फोर्स और मेरे डिस्प्लेसमेंट के बीच में देखा जाए। तो फ्रिक्शन फोर्स तो हमेशा कहाँ लगता है? पीछे की साइड। वो मुझे लड़का आगे भाग रहा है, तो मोशन भी आगे चल रहा है, उसका डिस्प्लेसमेंट भी आगे चल रहा है, तो अब इसके बीच में एंगल कितने का हो गया? 180 डिग्री। भाई फ्रिक्शन पीछे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट आगे हो रहा है, तो एंगल कितने का हुआ? 180 180 डिग्री। डिग्री। अब जरा बताना, अगर मैं फॉर्मूला लगाऊंगा एफ डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, तो अगर मैं एफ एस कॉस थीटा लगाऊंगा तो कॉस 180 कितना हो जाएगा, जरा बताना एक बार। -1 होता है। सिर्फ 2-3 बच्चों को छोड़ के बाकी कोई बच्चे, अनुष्का तुम रिप्लाई क्यों नहीं करती हो? क्या तुम्हें मैथ नहीं आती बिल्कुल भी? अनुष्का, यस सर। क्या हुआ तुम्हें, तुम्हें समझ नहीं आ रहा है ये सब क्या हो रहा है?
सर आ रहा है। रिप्लाई करते रहा करो क्लास के अंदर रेगुलर। और आस्था माइका ये सब क्या हो गया तुम लोगों को? तो बीच बीच में रिप्लाई क्यों नहीं करते हो? एकदम शांत रहते हो। एनर्जी नहीं मिलती है घर पे? कोई भी खाने वाना नहीं मिल रहा? 1 घंटे की क्लास होती है उसमें भी तुम लोग एकदम ऐसे पड़े रहते हो जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। सारा मूड ऑफ कर देते हो। 11th क्लास को छोड़ के बाकी सब बच्चे इतने एक्टिव रहते हैं, लेकिन भाई तुम्हारे बैच को पता नहीं क्या दिक्कत है। ठीक है 10th क्लास से आए हो, मौज मस्ती करके आए हो तो थोड़ा सा अजीब लगता है। साइंस ले ली गलती से, अब क्या कर सकते हैं। तुम चुप रहोगे शौर्या? खाने के टाइम पे तो क्लास होती है, तो क्या इसी टाइम पे खाना खाते हो क्या? इससे पहले खाना नहीं खाते हो बिल्कुल भी? इनको देखो हर बात में मजाक चाहिए इसको। ये मेरे पास एफ एस कॉस थीटा, तो जब 5:30 बजे के लिए क्लास होती है उसमें कौन सा तुम बोल देते हो वो तो खाने का टाइम नहीं है? वो तो क्लास तुम मिस ही कर देते हो आधे से ज्यादा। सर वो स्नैक्स के टाइम होता है। अच्छा, मेरा टाइम तो फिर तो 24 घंटे खाने का ही टाइम हो गया जब स्नैक का टाइम होता है तो सुबह ब्रेकफास्ट होता है, फिर दोपहर को लंच हो जाता है। तो कौन सा टाइम ढूंढे हम? अच्छा एक काम करते हैं, रात को क्लास करते हैं 1 बजे। फिर कहोगे नहीं नहीं रात को तो सर हम वो मैगी बना के सोने खाते का हैं। टाइम होता है। अच्छा, तो अब आप ही बता दें फिर कौन सा टाइम आपका फ्री होता है जहां पे आप क्लास कर सकें। क्या होता ही नहीं है वो एक्चुअली में, वो होता ही नहीं है, वो तो हमें निकालना पड़ता है थोड़ा बहुत एडजस्ट करो। बिजी चल रहे ना आजकल, देश की अर्थव्यवस्था का भी सवाल है, बिल बनाने पड़ते हैं देश के लिए, क्या करें हम। तुम चुप हो जाओ सोचते। तो ये सर मेरे मैं पास कहाँ तो कुछ बोल रही कॉस, हूँ? ठीक है कॉस 180 हो जाएगा मेरे पास। तो कॉस 180 कितना होता है? -1। तो कॉस 180 करोगे तो -1 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये यस मेरे पास क्या हो जाएगा? माइनस का एफ एस हो जाएगा। तो बताओ ये वर्क डन मेरा नेगेटिव आया या पॉजिटिव आया? नेगेटिव आया सर। तो इसमें मतलब ये मेरे पास जो एंगल था वो क्या था? नेगेटिव। अपोजिट था ना दोनों के बीच का? यस सर। कौन सा अपोजिट था? किस किसके बीच अपोजिट था जरा बताना एक बार संकल्प। फ्रिक्शन के बीच Friction. और जिस हाँ, मोमेंट फ्रिक्शन को एक फोर्स बोलो, ठीक है? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच फ्रिक्शन इज आल्सो अ काइंड ऑफ फोर्स, ठीक है? याद रहेगा सब बच्चों को? यस सर। ठीक है, तो ये मेरे पास नेगेटिव वर्क डन होता है जब एंगल कितना होता है? 180 अपोजिट। अब आते हैं जीरो वर्क डन पे। देखो यही वाला वो है जो होता है लेकिन दिखता नहीं है, जो दिखता है जो होता नहीं है। मुझे एक बात बताओ, एक मान लो अनुष्का कही थी कहीं पे कुल्लू मनाली गई थी, ठीक है? घूम कर आई है बहुत ये अनुष्का और वो क्या नाम है हवा हवाई, ठीक है? और माइक और वो भी चली गई थी आस्था, ठीक है? तो इन्होंने देखा कि अब ट्रेन पे उतरे, तो ट्रेन से उतरते ही इन्होंने देखा कि बहुत सारी कूली आ गई कि मैडम मैडम सामान दे दो सामान दे दो, ठीक है? वैसे नोटबंदी चली है, हमारी कमाई नहीं हो रही। तो इन्होंने कहा कि ठीक है ले जाओ। तो इन्होंने देखा कि जो कूली होते हैं, कूली ने इनका सामान लिया और अपने सर पे रख लिया, ठीक है? और बाहर टैक्सी जहाँ पे खड़ी रहती है वहां तक लेके गए। तो फाइनली पता नहीं अनुष्का का दिमाग चल गया। अनुष्का ने बोला योर वर्क डन इज 0, सो व्हाई शुड आई पे यू। उसने बोला मैं तो काम किया, देखो मैं मेरी सांस फूल गई। मैंने कहा शट अप, आई एम नॉट गिविंग यू एनीथिंग। तो वो चिढ़ गया बुरी तरीके से। तो टेक्निकली पूछा जाए तो उसने गूगल करके भी दिखाया उसे, अंकल जी को, कि देखो वर्क डन इज 0, तो फिर मैं क्यों पे करूं। तो अब यहाँ पे लड़ाई हो गई, ठीक है वो अलग बात है। लेकिन अब बताओ अनुष्का तो इस मामले में ठीक थी, ऐसा नहीं, लेकिन बेचारा वो थक भी गया। तो यहाँ पे होता है कॉन्ट्राडिक्शन वाला, क्योंकि क्योंकि जब एंगल मेरा 90 हो गया, देखो जब कूली ने उठाया होगा, तो कूली ने उठाया तो एंगल कहाँ लग रहा है? नीचे की साइड। और कूली आगे चल रहा है, तो कूली आगे चल रहा है, वर्क डन ऐसे मतलब फोर्स नीचे लग रहा है, तो एंगल कितने का बना? 90। भाई ये 90 कूली है, डिग्री। कूली के ऊपर ये बैग रखवा दिया तुमने, बहुत सारा सामान लेके गए थे तुम लोग, बेचारा कूली की जान निकल गई, ठीक है? मरते मरते बच गया वो, बताओ। तो उसका जो फोर्स लग रहा है वो नीचे लग रहा है, मतलब वेट, वेट भी तो एक फोर्स ही होता है, मैंने बताया है mg। यस सर। और ये कूली आगे जा रहा है, तो जरा बताना ये एंगल कितने का माना जाएगा? 90। 90 अब जब डिग्री। तुम वर्क फॉर्मूला निकालोगे तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा? एफ एस कॉस 90। अब जब कॉस 90 लगाओगे, कॉस 90 कितना होता है आज था? 0। 0। तो कॉस 0 और 0 के मतलब किसी भी करते हैं तो वो क्या हो जाता है? 0। 0। जैसे तुम लोगों के पास टैलेंट तो बहुत है लेकिन तुम कुछ बोलते नहीं हो, तो वो बोलने का एक तरह से 0 है। तो पूरा का पूरा चीज क्या हो जाता है? मल्टीप्लाई हो जाता है 0। तो तुम ओवरऑल क्या बन जाते हो? 0, ठीक है? तो तुम इसलिए 500 माइनस 500 हो जाते ना। वेरी गुड शाबाश, ठीक है? तो इसका मतलब पता नहीं क्या बोलता रहता है कहीं, एक तो पता नहीं मुझे समझ नहीं आता बच्चे कब कौन सा लॉजिक कहाँ पे ले आते हैं। बट ठीक है चलो, अपने अकॉर्डिंग तुम लोग सही हो गए, मे बी मैं तुम्हारी जनरेशन का नहीं हूँ तो थोड़ा बहुत गैप आ गया, ठीक है?
बट मैं कोशिश करता हूँ वो हाँ गैप सर, ना आ आप तो पाए। पिछली सदी के हो सर। हाँ हाँ बिल्कुल ही, बहुत सदी के हैं, ज्यादा गैप नहीं है बेटा, 2-3 साल का ही फर्क है बस। ठीक है, बस तो ये मेरी 17 ऐसे 18 है। कैसे? 7 तुम्हारी एज कितनी है? हाँ सर हाँ एज सर, पता पर है ज्यादा ही आपको? हो गया सर। मैं सर 17 का हूँ इस ज्यादा हो टाइम पे। गया सर, ठीक है, तुम मैं चुप सर जाओ। ज्यादा हो गया। क्या तुम 14 के हो? 17 ठीक, अच्छा 17 के हो, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, भाई भाई हो गए फिर। ठीक है, अच्छा चलो आते हैं टॉपिक के ऊपर। तो हमारे पास जो ये वर्क डन है, तो वर्क डन हमारे पास बेसिकली कितने टाइप का होता है? 3 टाइप का, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। ठीक है, तो पॉजिटिव मींस एक्यूट एंगल, नेगेटिव मींस हमारे पास ये अपोजिट। अब ठीक है, कुछ लोग उसे ऑब्ट्यूज भी बोलते हैं, क्योंकि ऑब्ट्यूज पे भी चीजें नेगेटिव आती हैं। ठीक है, पीछे की साइड ऑब्ट्यूज हो गया ना, 90 से ज्यादा ऑब्ट्यूज होता है। और जीरो वर्क डन पे क्या होता है हमारे पास? जब एकदम करेक्ट 90 होगा। वेरी गुड आस्था। ठीक है, तो ये मेरे पास होता है जीरो। एनी डाउट इन दिस? नो सर। ठीक है, तो ये हमारे पास वर्क डन कितने टाइप के होते हैं? यस, एक सेकंड, ये बताएगा वो हमें शौर्य। हाँ, चैट पे रिप्लाई ना करके जरा वैसे जवाब दो, कितने टाइप के होते हैं वर्क डन? देखो, अब इसकी आवाज नहीं निकलेगी, और चैट पे एकदम तुरंत देखो, एकदम अच्छा सा रुक रिप्लाई जा करके। रुक जा, मैं रुक अच्छा जा। अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, रुक ओ गए। भाई, ये क्या बोला? डराओ मत, बच्चे हैं यहाँ पे सर सेंसिटिव। आपको डरा रहा था। हम्म। मुझे लगा अरे कह रहा है रुक जा अब भाई, रुक अब जा। रुको जाओ, अब रुक के ये कर भी नहीं रहा, कुछ बताओ। 3 होते हैं सर, एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव, एक जीरो। भाई पुलिस आ रही है तेरे घर पे, भाग जल्दी से। ठीक इस साल में अभी नहीं है। ठीक है चलो, भाई कोई बात है, तुम्हें नहीं बताना है, टाइम वेस्ट मत करो पूरी क्लास का। सर खैर उसने रुक बता जाओ। तो दिया, बता तो पॉजिटिव दिया नेगेटिव अच्छा जीरो। उसने, बता दिया, पता नहीं आपको आवाज सुनाई नहीं। सबको नहीं दिया सुनाई नहीं सर? दिया जाऊँ सर। सर, मैं हाँ जा रहा हूँ क्लास छोड़ के, ठीक है सर, मैं ठीक है जाऊँ, ठीक है बताओ। ठीक है, मोस्ट चलता वेलकम, हूँ, यू कैन ठीक है, लीव। बाय। क्या बोला? मेरे को सच में आवाज नहीं आई। चलो ठीक है, बोल दिया होगा, वेरी मैं गुड। वापस नहीं बोलूंगा सर, आपको सुनना तो होता नहीं है। सर आपका माइक खराब है भाई माइक सर। नहीं चल रहा है तो तुम गुस्सा क्यों कर रहे हो पहली बात माइक तो? से थोड़ी ना सुनोगे सर, अब तो अच्छा, ईयरफोन से, हेडफोन से सुनोगे ना। माइक से कौन सुनता है? ओ भाई, सर वैसे तुम्हें तो क्लास से बाहर बोलते थे, निकाले? अगर बोला तो। नहीं सर, सर आप सुनते ही नहीं, उसके बाद आप मेरे को ऐसे तीर भेजने लग जाते हो। ठीक है, अब चुप हो जाओ तुम। यस, अब मेरे पास वर्क है, अब वर्क के तुम्हें डायमेंशन निकालने हैं। ये सब स्वास्तिका ने बिगाड़ दिया सब बच्चों को। स्वास्तिका कंट्रोल योरसेल्फ। इससे पहले कोई बोलता नहीं था सर। हाँ हाँ, सर, मैं ही तो हूँ सर। तुमने ही कर दिया ऐसे, बच्चों, हमारे शरीफ बच्चों को क्या बिगाड़ दिया, बोला बताओ। इसने? पता नहीं क्या क्या बोल के जा रहा है तुम्हारी तरह, बिल्कुल तुम्हारी कॉपी है बिल्कुल। हाँ हाँ सर तुम आपने लोग। सुना है, ऐसी बात नहीं है सर, आपने अब देखो, रिप्लाई भी करा। अच्छा वर्क डन हमारे पास होता है 4 सेंटीमीटर डिस्प्लेसमेंट। को इसकी डायमेंशन निकालना जरा एक बार, कोई इसकी तो डायमेंशन निकाल के देखो। MLT हाँ हाँ भाई, डायमेंशन वही होती है एमएलटी, और क्या होगी? कभी एबीसीडी करके निकालिए डायमेंशन तुम सर लोगों ने? MLT रेज टू द पावर -1। गलत है, आई एम सॉरी फॉर दैट सर। Sir, हाँ, ML2T-2. वेरी गुड, हाँ सर, वेरी यही गुड। सॉरी, ये गलती हो गई सर मेरे से। मैंने अच्छा, क्या किया, T-2 में सर इंटू बोलना कुछ चाह रहा था तो बेचारा। वो सर -1 हो गया सर। M1L2 साहिल कह रहा है बोलना कुछ और चाह रहा था, L2T निकल कुछ और माइनस। गया। ठीक है चलो, वेरी गुड, तो सर मैंने देखो। L को सर T ले लिया सर, ये गलती हो गई। हाँ, ये चैप्टर ही ऐसा है, होता कुछ और रीजनिंग है, वैलिड। निकल कुछ और जाता है। ठीक है, सारे बच्चे चुप रहो। फोर्स हमारे पास होता है, सबको पता है, एम ए का मतलब क्या होता है? MLT-2, सबने सुना होगा। फोर्स का तो मैं पहले भी निकाल रखा है। ठीक है, और ये डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है? लेंथ, तो ये एल हो जाएगा। भाई देखो, डायमेंशन इसलिए निकालते हैं, जो बच्चे नए हैं उनको शायद दिक्कत आ रही होगी, F इज इक्वल टू एम ए L1। होता है। एक सेकंड चुप हो जाओ। ये मास है, तो मास के लिए मेरे पास हो गया m1। एक्सेलरेशन की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर का मतलब लेंथ, और पर सेकंड स्क्वायर का मतलब T-2। ठीक है, तो मीटर मतलब ये लेंथ के लिए, ये मास के लिए, और ये टी इस तरीके से, तो ML-T-2 होता है। डिस्प्लेसमेंट का होता है मीटर, तो इसलिए लेंथ ले लिया एक, तो अब दोनों को जरा मल्टीप्लाई करो, एल से एल कितना हो जाएगा? 2 ML2। M1L2T-2 और यही सेम डायमेंशन एनर्जी की भी होती है, क्योंकि मैंने तुम्हें बताया था जितनी वर्क एनर्जी एंड होती है, यस, एनर्जी वर्क इज ऑलवेज इक्वल टू एनर्जी। प्यारे प्यारे बच्चों, तो उतना ही तो आएगा, नहीं आया कुछ समझ? आ रहा है एनी डाउट इन दिस गाइस? आ गया अच्छा, सर। कभी कभी क्वेश्चन आता है, डिफाइन 1 यूनिट ऑफ वर्क। डिफाइन 1 यूनिट ऑफ वर्क, तो जरा सर ये वो बताना। होता है जब 1 जूल का फोर्स सर 1 मीटर के ऑब्जेक्ट पे लगा दिया जाता है सर, मतलब एक ऑब्जेक्ट पे 1 मीटर तक खिसकाया सही जाता है बोले सर सर, उसे। सही बोले, जोड़ी अब बोला। सही है, सर पहले भी सही था सर, थोड़ी सी फ्रेमिंग गलत थी बस। ठीक है। तो इसका मतलब जहां अमाउंट ऑफ वर्क डन करते हैं, तो जब यूनिट 1 यूनिट का फोर्स लगाया जाता है बॉडी पे, और वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, मतलब डिस्प्लेसमेंट 1 यूनिट, तो 1 into 1 कितना हो जाता है मेरे पास? 1 हो सर जाता है, 1 राइट? यूनिट नहीं, 1 मीटर का सर।
अबे 1 मीटर बोल या 1 यूनिट डिस्टेंस बोल, वो एक ही बात है, ठीक है। ले मैं सर बोल दूं 1 किलोमीटर, सर मैं तो सर उसे सेंटीमीटर भी समझ सकता हूँ ना सर। तो ऐसे करके तो मैं बोल दूं 1 किलोमीटर भी मैं समझ सकता हूँ फिर। तो 1 यूनिट का मतलब सब कुछ हो गया ना उसी के अंदर। सर मैं आपसे प्लीज दरख्वास्त करता हूँ, मीटर बोल लीजिए सर। नहीं, मैं यूनिट बोलूंगा, क्योंकि यूनिट ही बोला जाता है। सर अरे फ्रीडम सर ऑफ क्या स्पीच, कर इट्स रहे हो, ऑल योर क्या राइट। हो रहा है ठीक ये है, लड़ाई? क्योंकि 1 सेकंड चुप हो जाओ तुम स्वास्थ्य का। जब मैंने क्वेश्चन पूछा है 1 यूनिट ऑफ वर्क, तो तुम फोर्स को भी 1 यूनिट लोगे, यूनिट, और डिस्प्ले डिस्टेंस को भी 1 यूनिट लोगे, ठीक है। आधा अधूरा ज्ञान हमेशा जानलेवा होता है, और वही हरकतें तुम यहाँ पे कर रहे हो। तो जब 1 यूनिट पूछा है तो 1 यूनिट के टर्म्स में बताओगे। सारे बच्चे लिखे, 1 यूनिट ऑफ वर्क इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, amount of work done when a unit of force displaces displaces a body through a कितना distance, through a unit distance, through n होना चाहिए ना शायद, 1 यूनिट। through n, u होता है ना एक तरह से, वॉवल होता है ना, a e i o u, when an unit of force, यूनिट से पहले n लगेगा यस या सर साइंस चल रही है यस अभी। पता नहीं, मैंने तो यार ए ही पढ़ा है। चलो ठीक है, थ्रू एन यूनिट ऑफ हाँ ये आगे के यूनिट ऑफ डिस्टेंस। लिए चुप हो जाओगे स्वास्तिका तुम, स्वास्तिका तुम अपने आप को म्यूट कर लो, ठीक है, और खूब बोलो जितना बोलना है, तुम्हें भी अरे अच्छा लगेगा। मुझे अरे मैं तुम्हारे फायदे के लिए बोल रहा हूँ, अच्छा लगेगा तुम्हें। एक बार जरा म्यूट करके देखो और बोलो तो वो कितना अच्छा लगता है, ठीक है। तो ये हमारे पास, और हमें भी अच्छा लगेगा बहुत, ठीक है। तो ये हमारे पास है 1 यूनिट ऑफ वर्क। So amount of work done when an unit of, चुप हो जाओ, when a unit of force displaces a body through an unit of displace, एक सेकंड ये डिस्प्लेसमेंट है, सर लिखवाया डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। यूनिट ऑफ डिस्प्लेस थोड़ी होता है कुछ, इतनी इंग्लिश तो हमें भी आती है, ठीक है। तो एनी डाउट इन दिस गाइस? नो सर। कुछ लोग कह रहे हैं मुझे समझ में आ गया, बस ये 1 यूनिट समझ नहीं आया, ये सब क्या हुआ। तो क्योंकि वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, तो ये 1 यूनिट तभी होगा ना जब फोर्स भी 1 होगा और ये भी 1 होगा, इसीलिए, ठीक है। यस। अच्छा, वर्क को हम वैसे किस में मेजर करते हैं? वर्क को हम जूल में। अब आ रहा है जो तुम बोलना चाह रहे थे सर, ठीक है। अब अगर मैं 1 सर जूल की आपने पता है क्या पूछा था सर? आपने पूछा था कि 1 यूनिट ऑफ वर्क की मुझे वन यूनिट वर्क की मुझे डेफिनेशन बताओ। सर मैंने किताबी डेफिनेशन आपको बता दी जो मैंने 9th कक्षा में पढ़ी थी सर। 100 सवालों के जवाब से अच्छी है खामोशी। अच्छा, थैंक यू अब सर। ये मेरे पास 1 जूल है। अब 1 जूल के अंदर आएगा कि जब तुम फोर्स लगाओगे 1 न्यूटन, ठीक है, और जब तुम डिस्प्लेसमेंट करोगे 1 मीटर का, अब वो 1 जूल बनेगा, ठीक है। जब यूनिट में पूछा जाएगा तो यूनिट लगा दोगे दोनों के, और जब जूल पूछा जाएगा तो जूल का मतलब होता है 1 न्यूटन एंड 1 मीटर, ठीक है भाई प्यारे प्यारे बच्चों। So when a 1 Newton of force act on any body and it displaces by the 1 meter, then it is called 1 joule. अरे सिंपल डेफिनेशन तो खुद ही बना लोगे ना, सबके इंग्लिश में 95 आए थे मैंने देखा था, ठीक है। तो इतनी इंग्लिश तो आई के साथ ही होगी, ठीक है, आती। क्या बात है, ठीक है। अच्छा, मैंने इससे पहले एक चीज बताई थी, 1 न्यूटन के अंदर कितने डाइन होते हैं, कितने डाइन, 10 टू द पावर कुछ होता है ना सर। डाइन कोई बता सकता है? 10 to the power 7. 7 या 5 डाइन। 1 न्यूटन के अंदर कितने डाइन होते हैं? 10⁵ होता है ना, जहां तक मुझे याद है। और मीटर के अंदर कितने सेंटीमीटर होते हैं? 2 होते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब सारे बच्चे ध्यान रखेंगे, जिसको नहीं पता है, 1 न्यूटन के अंदर डाइन एक यूनिट है जिसे हम ईआरजी सिस्टम में लेके चलते हैं। ईआरजी सिस्टम होता है हमारे पास, तो उसमें हम 1 डाइन मेरे पास होता है। तो अब ये सर मैं ये कह रहा था सर, यूनिट से पहले ए लगा दीजिए सर। सर क्योंकि वो है ना लॉन्ग यू हो जाता है, तो सर लॉन्ग यू की वजह से कॉन्सोनेंट में आ जाता है ना, जैसे अम्ब्रेला के ऊपर कभी ए एन नहीं लगाते, ए लगाते हैं।
कभी आपने फिर से बोलना एक बार। सर मैं ये कह रहा था, आपने सर n यूनिट लगा रखा है ना सर। हाँ हाँ हाँ। सर इसमें ना कभी कभार ऐसा होता है, जो वॉवल्स होते हैं सर हमारे, उन वो कॉन्सोनेंट की तरह साउंड करते हैं। मतलब सर ऐसा माना जाता है जो भी लॉन्ग यू होता है ना सर, वो वाई की तरह साउंड करता है। तो हम उसकी जगह ए लगाते हैं। जैसे अम्ब्रेला के सामने कभी भी ए एन नहीं होता, ए होता है। वैसे यूनिवर्सिटी, यूनिट, अनडिफाइंड। मुझे लग ही रहा था, इसलिए मैं कंफ्यूज था सर उसमें। आप तो चैंपियन वेरी आदमी है गुड, सर, लेकिन ठीक है। हम हमें भी दिख गया सर। ठीक है चलो, गुड। ठीक है। चलो भैया, हमारे पास है 1 न्यूटन। ठीक है। तुमने ये सर्च किया है क्या अभी एकदम से? तुमने जब क्यों नहीं बोला जब मैं लिख रहा था? नहीं सर, मुझे टाइम लग रहा था, मुझे बेचारा भरोसा नहीं हो कंफ्यूजन रहा में था था। कि कंफ्यूजन में था। हाँ सर, मैं कि मुझे सही है ठीक है। नहीं गलत। ठीक है, गुड, बिल्कुल सही है। ठीक है। तो क्योंकि अजीब लग रहा था, एन यूनिट, आ यूनिट ही सुना है मैंने भी। ठीक है, 1 न्यूटन के बारे में आप देखो, मेरे पास 1 न्यूटन की बात करते हैं। तो 1 न्यूटन का मतलब एक्चुअली में अपने आप में क्या होता है, देखो। 1 न्यूटन का मतलब होता है 10⁵ डाइन। याद रखेंगे ये बात सब बच्चे, ठीक है। अब तो मैं अगर डाइन में देखा जाएगा, तो देखो ईआरजी में मुझे कन्वर्ट करना है। देखो अब जरा 1 जूल को अगर तुम देखोगे गाइस, तो 1 जूल के अंदर कितने ईआरजी होते हैं वो निकालना है। जरा बताना, 1 न्यूटन के अंदर कितने डाइन होते हैं? सर 10⁻⁷ अर्ग्स होते हैं ना सर। अरे भाई रुक तो जा मेरे भाई। 10⁵ डाइन अभी लिखा है मैंने ये। 1 न्यूटन का मतलब 10⁵ डाइन। अच्छा, 1 मीटर के अंदर कितने सेंटीमीटर होते हैं? 10⁵2 सेंटीमीटर, राइट। तो ये 10⁵ है, ये 10⁵2 है। तो ये दोनों मिलके क्या बन जाएंगे? 10⁻⁷। 10⁵7। और ये किस में आ जाएगा आंसर मेरा? डाइन इंटू सेंटीमीटर, क्योंकि मैंने सेंटीमीटर पर कन्वर्ट किया है। अब ये डाइन इंटू सेंटीमीटर, ये क्या होता है मेरे पास? डाइन इंटू सेंटीमीटर ये होता है ईआरजी। ठीक है। तो इसका मतलब 1 जूल के अंदर कितने ईआरजी होते हैं? 10⁵7 ईआरजी। आई गेस तुम लोगों ने डायरेक्ट याद कर रखा है, तो अच्छी बात है। तो सारे बच्चे याद रखेंगे 1 जूल के अंदर 10⁵7 ईआरजी कैसे आता है। कभी कभी एग्जाम में आता है, ये प्रूव करके दिखाओ। तो प्रूव करके करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। 1 न्यूटन के अंदर 10⁵5 डाइन, और मीटर के अंदर 10⁵2 सेंटीमीटर। तो टोटल कितना हो जाएगा? 10⁵7 ईआरजी। ठीक है भाई, याद रहेगा सब बच्चों को ये। तो 1 जूल के अंदर कितने ईआरजी होते हैं? 10⁻⁷। हम्म। अच्छा, कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं कि सर ये हमें ना समझ नहीं आया कि ये डाइन जो आपने लिखा है, ये डाइन एक्चुअली में है क्या? देखो, डाइन का मतलब अपने आप में होता है जब तुम ग्राम लेके चलते हो। ठीक है। तो जब तुम अपना वेट किसी ग्राम में लेके चलते हो, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? डाइन बोलते हैं। ठीक है, ग्राम के अंदर। तो वो है ये डाइन। तो सारे बच्चे याद रखें। और ईआरजी का मतलब क्या होता है? तो जिसमें हम डाइन लेके चले मास को, और लेंथ को लेके चले सेंटीमीटर में। ठीक है, तो वो ईआरजी बन जाता है। याद रहेगा सब बच्चों को? सर एक बार और। अच्छा अच्छा। भाई डाइन का मतलब अपने आप में क्या होता है, जब हम ग्राम की बात करते हैं, वेट। ठीक है, ग्राम वेट, जैसे ग्राम वेट होता है हमारे पास, तो ये ग्राम का मतलब डाइन होता है। ठीक है। और जब ये डाइन, और जब तुम मीटर में लेके चलते हो, तो ये पूरा क्या बन जाता है? मतलब सेंटीमीटर में लेके चलते हो, तो ये पूरा बन जाता है मेरे पास ईआरजी सिस्टम। ईआरजी सिस्टम। जैसे एक क्वेश्चन कभी कभी आता है, मान लो तुम्हें बोला जाए कि 1 ग्राम सेंटीमीटर है तुम्हारे पास। ठीक है। और इस 1 ग्राम सेंटीमीटर को आप लोग ईआरजी में कन्वर्ट करें, तो जब तुम इसे ईआरजी में कन्वर्ट करोगे, तो जरा बताना कैसे बन जाएगा ये? कोई बता सकता है? 1 ग्राम सेंटीमीटर, यस। क्या लगता है तुम्हें? जैसे मेरे पास ग्राम सेंटीमीटर ये दे रखा है, तो देखो अब ये कह रहा है कि, और ये जो तुम्हें करना है ना, ये भी एक्चुअली में ग्रेविटेशनल फोर्स के अकॉर्डिंग करके दिखाओ। तो अब तुम्हें पता है कि अगर ये बात करना चाह रहा है, तो हमारे पास फोर्स कितना लगना चाहिए? 1 ग्राम, 1 ग्राम का फोर्स होना चाहिए। और हमने जो बॉडी खिसकाई होगी वो 1 सेंटीमीटर की खिसकाई होगी। तो जो मेरे पास फोर्स है वो 1 ग्राम का है। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग पार्ट है, थोड़ा ध्यान से सुने सारे बच्चे। ठीक है। तो अब बताओ मुझे, इसके अंदर कितना आ जाएगा? जी का जो मेरे पास वैल्यू होती है, वो 9.8 होती है एक्चुअली में। और अगर वो 9.8 होती है, तो अगर मुझे उसे सेंटीमीटर में करना पड़ेगा, तो वो कितनी हो जानी चाहिए? मतलब ग्राम में अगर मैं कन्वर्ट करूँ तो देखो सेंटीमीटर ही 1 जी पहले से ही है। और एक सेकेंड, एक सेकेंड, ये मैंने रैंडम ले लिया, रुक जाओ। ठीक है भाई। अच्छा, जरा मुझे एक बात बताओ, अगर मैं तुमसे ऐसे बोलता कि मेरे पास 1 kg है,
1 kg मीटर को तुम लोग जूल में कन्वर्ट करके दिखाओ। तो जरा तुम क्या करते फिर 1 kg को, तो जरा देखना इस 1 kg मीटर को अगर मैं बोलता तो मैं क्या बोलता, 1 kg का ये वेट है, राइट? 1 kg इंटू 1 kg का वेट है इंटू में 1 मीटर है, राइट? इजंट इट? अच्छा, यस सर। अब जरा मुझे एक बात बताना, ये 1 kg अपने आप में, तो 1 kg के लिए जो हमारे पास फोर्स लगता है वो कितना लगता है, मतलब जो जी लगता है मेरे पास, कैन आई से 9.8? हाँ यस सर। भाई 1 kg जो ये मेरे पास है ना, 1 kg वेट की जो मैं बात कर रहा हूँ, तो ये मेरे पास बनता है 9.8 न्यूटन, और इनटू में मेरे पास कितना हो जाएगा 1 मीटर। तो इसका मतलब ये ओवरऑल मेरे पास कितना आ जाएगा, न्यूटन और मीटर 9.8 जूल की बात आ जाएगी। इसका मतलब 1 kg मीटर के अंदर मेरे पास क्या होता है 9.8 जूल। ये हम किसकी टर्म्स में निकाल रहे हैं, ये हम निकाल रहे हैं ग्रेविटेशन फोर्स की टर्म्स में, ठीक है ना? तो ध्यान रखना, तो 1 किलोग्राम मीटर का जो वर्क होता है वो कब होता है, जब तुम्हारा फोर्स लगता है कितना 1 kg वेट पर, और कितना डिस्टेंस तुमने मूव किया है 1 मीटर पर। जैसे मान लो तुम्हारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट मेरे पास क्या है 1 kg का है, और तुमने इसे कितना मूव करा है, तुमने इसे मूव किया है 1 मीटर का, 1 मीटर का तुम मूव करा है इसको, ठीक है? तो ये मेरे पास क्या बनता है, ये मेरे पास अपने आप में एक बनता है सिंपल 1 kgm, ठीक है? तो आई होप सब लोग याद रखेंगे इसको, ठीक है? बहुत सिंपल सा है, ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है? ये बस मैंने एक्स्ट्रा पोर्शन लिया है जो कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है, वैसे तो आता नहीं है, ठीक है भाई? अच्छा जरा मुझे एक बात बताओ, तुमको बोल रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है जिसपे मान लो माइका आई है अभी अभी जस्ट, ठीक है? तो माइका ने मान लो एक बॉडी पे फोर्स लगाया, ठीक है? मान लो मैंने तुम्हें 20 न्यूटन ना देके बोल दिया केजी और वेट बोल दिया है, केजी वेट, इस तरीके से। अब जरा बताना क्या ये फोर्स मैंने तुम्हें न्यूटन में दिया है, क्या ये फोर्स मैंने तुम्हें न्यूटन में दिया है? नहीं दिया ना, मैंने तो बस तुम्हें केजी दिया है, केजी वेट। तो जरा बताना अगर तुम्हें फोर्स को न्यूटन में कन्वर्ट करना है तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 9.8 से। 9.8 करते हैं ना भाई। भाई कोई भी जो फोर्स होता है वो फोर्स क्या होता है, mg होता है। और ये मैंने ग्राम में तुम्हें क्या दिया था, ये ग्राम में मैंने तुम्हें जी एम दिया था। तो उसको अगर फोर्स बनाना है, न्यूटन बनाना है, तो 9.8 से तो मल्टीप्लाई करोगे पहले पहले बच्चों। नहीं आ रहा समझ? मैं हूं, मेरे पास इस टाइम मास है, मेरे पास इस टाइम में मान लो मेरा जो मास है मान लो वो है 9, नहीं 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 9 ज्यादा हो जाएगा, 7 kg है मान लो, मेरा मेरा मास है ये, ठीक है? अब मान लो अब मैं अर्थ के ऊपर आ गया हूँ, तो अर्थ के ऊपर जी से मल्टीप्लाई होता है, राइट? मेरा वेट mg, और जी कितना होता है अप्रोक्सीमेट 10, तो इसका मतलब मेरा वेट कितना हो जाएगा 70। और 70 तो एक मोस्ट परफेक्ट वेट होता है किसी एडल्ट मैन का, जो कि मेरा है, ठीक है? तो कितनी अच्छी बात है 70, ठीक है ना? लेकिन क्या तुम्हारा कितना है 90? कोई बात नहीं, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट, ठीक है? हाँ अब देखो, चुप हो जाओ। तो 9 वो मैंने तुम्हारा सोच लिया था ना एक तरह से, मैं संकल बोलने वाला था। हाँ, तो ये मेरे पास F इज इक्वल टू 20 kg WT दे रखा है। अब ये तो केजी में दे रखा है, अगर तुम्हें इसे न्यूटन में लिखना है तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 10 से सर। 10 से, मतलब एक तरह से 9.8 कर दे, मतलब अप्रोक्सीमेट 10 ही होता है वो। तो इसका मतलब ये मेरे पास कितना हो जाएगा, तो एक तरह से 200 हो गया ना, 9.8 होगा 10 मान ले तो। कुछ लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा है ये सब क्या हो रहा है, ये तो हमारे सर के ऊपर से जा रहा है, ये तो बहुत ही टफ है। इतना तो हम आईएएस की तैयारी करेंगे तब भी नहीं कर पाएंगे, राइट? आईएएस तो बहुत दूर की बात है, हम अभी नहीं कर पा रहे कुछ। तो जब भी तुम्हें मास दिया जाएगा, अगर तुम्हें उसे फोर्स बनाना है तो उसको जी से मल्टीप्लाई कर दोगे, बात खत्म, ठीक है? जैसे हमारे यहाँ पे एक बच्ची है, ठीक है? तो उस बच्ची का जो वजन है वो कितना है 2 ग्राम, ठीक है? सॉरी 2 ग्राम कुछ ज्यादा ही कम हो गया, ठीक है? 2 ग्राम तो नहीं होगा, मान लो जैसे एक केजी का वजन है उसमें, ठीक है? तो 1 केजी की हमारी पास एक बच्ची है, ठीक है? बहुत अच्छा पढ़ती है वो। तो अब 1 केजी, अब जरा मुझे एक बात बताओ, अब अगर मुझे उसका वेट निकालना है, ये तो उसका मास हो गया, अब वेट निकालना है तो क्या करना पड़ेगा जरा बताना माइका? माइका का ध्यान ही नहीं है यहाँ पे, माइका पता नहीं क्या सोच रही कि मेरी दोस्ती टूट गई है, बताओ मैं कैसे अकेली हो गई, स्कूल में मेरा क्या होगा, सब कोरोना चल रहा है, पता नहीं क्या क्या सोचते रहते हैं लोग। कहते हैं बताओ पूरी 11th क्लास बर्बाद हो गई, मैंने सोचा एंजॉय करूंगी स्कूल में। सबके व्यू सर ने बता दिया एक बार। ठीक है, 1 into 10 करेंगे, 1 into 10 करके क्या हो जाएगा मेरे पास 10 न्यूटन हो 10 के। जाएगा। कुछ लोग यहाँ पे एक्चुअली बहुत अच्छी बात है, बहुत सीरियस रहते हैं, वो बोर्ड पे उनका पूरा ध्यान रहता है, लेकिन वो सिर्फ ध्यान बोर्ड पे रहता है, लेकिन उनके दिमाग में कुछ और ही चल रहा होता है कि कुल्लू मनाली में देखो कितना मजा आ रहा होगा, पर बर्फ पड़ रही आपने है। बोलने का मौका ही नहीं दिया, आपने अच्छा अपना भी चालू कर दिया। अरे मैं तुम्हारे बारे में जनरल बात बता रहा हूँ मैं तो, ठीक है? गुड, अच्छी बात है तुम बोलने ठीक है, वाले। जनरल में नाम ले लिया करो।
ठीक है, तुम चुप हो जाओ शौर्य। अच्छा, ये वक्त जो होता है ये कितना होता है मेरे पास, एफ एस कॉस थीटा। ठीक है, अब मान लो तुमको थीटा दे रखा है 60 डिग्री, और तुम जो डिस्टेंस दे रखा है वो मेरे को दे रखा है 20 मीटर। 20 मीटर, ध्यान रखना। जरा निकालना वक्त डन कितना हो जाएगा, जरा निकालना वक्त डन कितना हो जाएगा। सर फोर्स क्या है? भाई ये ऊपर मैंने क्या दिया है तुम्हें, क्या दिया है सर? 200 न्यूटन, ये क्या निकाला है मैंने। अच्छा सर, ठीक है सर। और एंगल बता देते सर। तो जो डिस्टेंस होगा तुम्हें वो एक सेकंड कार्तिक, तुम्हें स्क्रीन दिख रही है जो मैंने शेयर कर रखी है, हाँ सर। ये सब क्या है फिर, ये क्या दिया है मैंने ये सब। अच्छा अच्छा, ठीक है सर, ठीक है ठीक है। मैं वही तो कह रहा हूँ, कुछ बच्चों का ध्यान पूरी स्क्रीन पे होता है लेकिन उनके दिमाग में क्या चल रहा होता है कि ओ हम आईएएस बन गए, कुल्लू मनाली में बर्फ आएगी फिर वहां पे जाएंगे, एंजॉय करेंगे, साथ में बेस्ट फ्रेंड भी होगा, ठीक है, खूब एक दूसरे के ऊपर बर्फ फेंकेंगे, ये सब चलते रहता है। अब क्या कर सके, सर आएगा। 2000 जूल। ठीक है, 2000 जूल आ गया सबका। ठीक है, वेरी गुड। तो फोर्स कितना है मेरे पास, 200। ये मेरे पास कितना हो जाएगा, आपकी 20। राइटिंग में ना समझ नहीं आता सर कि क्वेश्चन लिख रहे हो या सर रफ वर्क कर रहे हो सर। बेटा 1 करोड़ मुझे मिले थे कि आप अपनी राइटिंग चेंज कर लो सर, आपकी राइटिंग बहुत सुनहरे अक्षरों में लिखी जाएगी, लेकिन मैंने कहा अभी वो जा काम कर, ऐसे करोड़ रुपए मेरे को कितने मिलते हैं। ठीक है, फिर तुम नहीं सर समझोगे अब। 500-600 रुपए इधर भी दे देते सर। ठीक है, तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा, अच्छा cos 60 कितना होता है मेरे पास, 1/2 होता है, सबको पता है। ठीक है, तो 1/2 से ये 2 कटा तो ये 10 हो जाएगा, तो मेरे पास ये कितना आ जाएगा, 2000, तो 2000 न्यूटन हो जाएगा। किसी को भी कोई डाउट है, सिर्फ एक बच्चे ने बताया, बाकी बच्चों ने एकदम चुप्पी साध ली। क्यों, क्योंकि उनको लगता है 100 सवालों के जवाब से अच्छी है खामोशी। सर हाँ हाँ, बोलो बोलो। यस अंकल। जूल होगा ना, न्यूटन में लिखा। ओ सॉरी 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 सॉरी, गलती हो गई गलती हो गई। क्यों, मैं से गलती नहीं हो सकती क्या। यस यस, गलती, जूल है ये, जूल। जूल, न्यूटन और मीटर में जूल होता है। वेरी गुड अंकल। ठीक है, किसी को डाउट तो नहीं है भाई। माइका, मेरी बच्ची। ठीक है माइका, अब चलो एक क्वेश्चन माइका के ऊपर। ठीक है, हमारे पास एक बच्ची है। ठीक है, सर ज्यादा पतली नहीं बना दी। हाँ, ठीक है ठीक है। तो ये मान लो ये कहीं रास्ते में भाग रही है, ठीक है, तो इसकी एक बेस्ट फ्रेंड है स्नेहा, मान लो स्नेहा ने इसको पीछे से धक्का मार दिया जोर से, वैसे तो कुछ हुआ नहीं फिर भी, फिर उसने और तेज मारा, तो वो जो फोर्स लगाना है इसके ऊपर वो लगा 10 न्यूटन का। ठीक है, और ये बेचारी आगे जाके गिर गई बेचारी, लेकिन गिरने से पहले ही थोड़ा भागी। जैसे कोई देखा तुम लोगों ने, कुछ लोगों को पहले जब वो गिरने वाले होते हैं तो उससे पहले वो भागते हैं थोड़ा सा, फिर आगे जाके गिरते हैं। ठीक है ना, एकदम जो गिरने वाले जो होते हैं एकदम से, एकदम ऑन द स्पॉट नहीं गिरते, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा होके फिर बाद में जाके गिरते हैं। हाँ सर, सर पीछे चला जाता है, आदमी आगे चला जाता है सर, ऐसा हो जाता है। हाँ, इसी टाइप से तो ये थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी हुई और फिर आगे जाके फाइनली 5 मीटर बाद 5 मीटर बाद वो नीचे गिर गई। ठीक है, और मेरे पास जो थीटा है अच्छा, अब ना एक्चुअली यहाँ पे जो स्नेहा ने एंगल लगाया था ना, मतलब फोर्स, और ये पता नहीं कैसे करी गिरी, पता ही नहीं चला। तो ऐसा देखा गया कि इसका जो एंगल लगा है वो 90 लगा है। तो जब एंगल मेरे पास 90 लगा है तो जरा बताना कितना वक्डन लगा है, 0 बताओ। 0. क्योंकि वक्डन 0 क्या होता है, एफ एस कॉस थीटा, तो कॉस 90 हो गया तो 0 ही तो लगा। वैसे भी जिस बच्ची ने फोर्स लगाया था 0 ही होना था, वैसे भी सबको पता ही है। ठीक है, कुछ फर्क थोड़ी पड़ता है, तो इसीलिए वो एकदम नेग्लिजिबल हो गया। ठीक है, वो तो कुछ बच्चे ने कहा कि सर कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है, सामने ही दिख रहा है। तो और अगर निकालना भी चाहते हो तो थीटा कितना होता है 90, तो cos 90 0 हो जाएगा। एनी डाउट इन दिस। नो ठीक सर। है, फिर इसने क्या करा, अरे तू हट यहाँ से, तेरे को कुछ नहीं आता। फिर इसने बुलाया अनुष्का को। अनुष्का एकदम स्टार मारते हुए कि अब बेटा अब तू बच के दिखा। तो अनुष्का ने सीधे लगाया एकदम जोरदार पंच, एकदम बुरी तरीके से, और थीटा लगाया 0 पर, एकदम सीधा। तो जरा बताना फोर्स कितना हो जाएगा अगर थीटा 0 पे हो गया है तो। जूल 0। सर मैक्सिमम हो जाएगा। 50 फोर्स कितना लगा ये निकालो। सर F/S। 50 50। एफ एस कॉस 0, कॉस 0 अपने आप में 1 हो गया। 50 हो एफ गया तो ना मैं, सर? एक सेकंड हो जा मेरे भाई, ये 10 है और मैंने एस कितना दे रखा है तुम्हें, अच्छा 5 दे रखा है, तो इसका मतलब ये मेरे पास कितना हो जाएगा 50 जूल। किसी को कोई डाउट इसके अंदर भाई। यस पीपल। ठीक है,
तो इसी के साथ फाइनली हम मतलब इस टाइप के क्वेश्चन अगर आ जाएंगे तो ये चीजें आई गेस तुम लोग कर ही लोगे, मुझे नहीं लगता कि, ठीक है भाई। अब तो ये तो था हमारे पास कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट अबाउट द वर्क। अच्छा देखो अब ना कभी कभी तुम्हें पता है कि ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। अब जब ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो कभी कभी ना हमको ना ग्राफ लेके देगा वो। जैसे मान लो तुमने किसी ऑब्जेक्ट पे बहुत सारे फोर्स लगाए, सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे। मान लो कि तुम्हारे पास एक ग्राफ है। क्षितिज आया है क्लास के अंदर? क्षितिज, वेरी गुड। हाँ हाँ बिल्कुल संकल्प, सामने चलाओ एकदम मोबाइल, क्योंकि कुछ फर्क तो पड़ता नहीं है, एंजॉय करो बिल्कुल एकदम क्लास में अच्छा भी से। चला जाता है एक तो क्लास ऑनलाइन में भी क्लास ले देख। रहा है, ऑनलाइन क्लास में इसने कैमरा बिल्कुल मेरे सामने आके रख दिया है कि जो करना है कर लो, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। वेरी गुड, रुक जाओ, आज कॉल आएगा तुम्हारे घर पे अच्छे से। ऑफलाइन में ये भी यही फोर्स होता है, था। ठीक है, और ये मेरे पास क्या है, डिस्टेंस है, ठीक है। ये फोर्स है और ये मेरे पास डिस्टेंस है। अच्छा मान लो अब ना एक्चुअली एक ऑब्जेक्ट पे बहुत कोशिशें की गई हैं, ठीक है। जैसे मान लो एक कंपटीशन चल रहा है कि मान लो इस बॉक्स को कौन खिसका के दिखाएगा। उस बॉक्स में बहुत सारी ऐसी चीजें रखी गई हैं, ठीक है। तो पहले का ही आज था, हमने मौका दिया कि चलो ट्राई करते हैं, ठीक है। उससे पहले हमने किसी और को भी दिया तो वो कुछ हो नहीं पाया। तो स्नेहा ने फिर बुलाया आस्था को, आस्था कैन यू हेल्प मी? आस्था को व्हाई नॉट, इट्स अ ग्रेट प्लेजर। तो फाइनली आस्था भी आई। फिर आस्था दोनों से भी कुछ नहीं हो पाया, फिर उसने माइका को बुलाया। माइका ने कहा चलो तो तुम दोनों हट जाओ, तुमसे कुछ नहीं होगा। लेकिन माइका ने अकेले ट्राई किया तो कुछ भी टस से मस नहीं हुआ। फिर ने कहा भाई चलते को भी कुछ नहीं आता, फिर तीनों ने जोर लगाया तब भी कुछ नहीं हुआ। फिर एक एक करके सब लोग आए, साहिल भी आ गया, कह रहा हटो हटो लड़कियों तुम्हें कुछ नहीं आता। तो लड़की ने कहा अभी वो चल। तो फाइनली सबने फोर्स लगाया लेकिन वो मूव नहीं कर पाया। तो बताओ धीरे धीरे करके वो फोर्स ज्यादा होता जा रहा था या कम होता जा रहा था? फोर्स तो ज्यादा ही होता जा तो रहा था। पहले पहले फोर्स कम था, फिर दो लोग आए, फिर थोड़ा सा फोर्स बढ़ गया, फिर और तीन चार लोग आए तो फोर्स और बढ़ गया, फिर सर ये और लोग बच्चे आए। हैं या फिर ग्राफ है सर ये? अबे भाई, अबे तो बच्चों ने जो फोर्स लगाया उसका ही तो ग्राफ बना रहे हैं, कैसी बकवास कर रहा है भाई तू। सर मुझे भाई लगा कभी फिजिक्स को, बच्चों को आप फिजिक्स से मतलब डब्बों रिलेट की कर रहे तरह। हैं। भाई फोर्स जब लगाया, पहले एक बच्चे ने फोर्स लगाया तो वो 50 था, फिर दो बच्चे आ गए तो वो 60 हो गया, फिर और बच्चे आ गए वो 70 हो गया फोर्स। तो ये सिचुएशन को देख के तो ग्राफ बनता ये ही है आपने कोई ग्राफ। वर्टिकल ग्राफ पे क्या लिखा है सर? ये एफ बनाया है, पी बनाया है, क्या बनाया है सर? भाई आज तो सोया नहीं है क्या? फोर्स, ठीक वो सर। आजकल गाजियाबाद में रह रहा है ना, ऐसा ही होता है वहाँ पे। नहीं चेरी में ही हूँ सर। अच्छा चेरी में ही हो, लेकिन हो तो गाजियाबाद के ही। साहिल बहुत आग लगा रहा है। ठीक है। तो ये क्या मेरे बोला पास सर? सबसे ज्यादा तुम आग लगा रहे हो मुझे इतना लग रहा है, ठीक है, कह रहे हैं सही आग लगा रहा है, ठीक है। तो ये भाई तू हमारे, पेट्रोल दे दे, आग मैं लगा देता हूँ। ठीक है गुस्सा नहीं गुस्सा नहीं, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या अलग अलग टाइप के फोर्स है। अब जरा मुझे एक बात स्केल बताओ भी ये, रखा हुआ है बराबर में। बस चुप हो जाओ दोनों, ठीक है। बस बस यस, ये मेरे पास अलग अलग टाइप के फोर्स हैं, ठीक है, और ये अलग अलग डिस्टेंस पे चलाया गया है। तो अच्छा देखो यहाँ पे एक्चुअली में वो मूव नहीं कर रहा, लेकिन यहाँ पे तो मैंने डिस्टेंस को लगा दिया। इसका मतलब कम फोर्स से कम मूव हो रहा है और ज्यादा फोर्स लगाने से वो मूव होता जा रहा है। तो जरा देखना अगर दोनों का मैं कंबाइन कर दूं, ये पूरा इफेक्ट मैं कंबाइन करूं तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे बन जाएगा। ये मैथ के अंदर तुम करते हो नहीं करते हो? अरे जैसे कोरोना केस बढ़ रहे हैं, पहले यस कोरोना सर। केस कम थे, ज्यादा हो गए और ग्राफ इस तरीके से बढ़ गया है। और अभी भी हमारा ग्राफ ऐसे ही चल रहा है कि बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही यस जा सर। रहा है। आना चाहिए था ऐसे, लेकिन वो अभी तक नीचे आने का नाम ही नहीं ले रहा है, ऊपर ही है अभी तक, पीक पे ही है, नीचे डिक्लाइन नहीं आया। तो हमने बहुत सारे फोर्स लगा के इस तरीके से ग्राफ बनाया। तुम्हें पता है अगर तुम्हें वर्क डन निकालना होता है, वर्क डन क्या होता है? फोर्स इनटू में, फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। क्या डिस्प्लेसमेंट? ऐसा लग डिस्प्लेसमेंट। रहा है जैसे सब बच्चों ने एयरफोन लगा रखे हैं, सब बच्चों को अलग ही अलग एक अलग दुनिया में पहुंचे हुए हैं और मैं यहाँ पे बस कुछ ना कुछ बोले जा रहा हूँ। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे ऐसे जिन्होंने आज की क्लास में एक शब्द नहीं बोला। और ये अश्वत्थामा कौन आ गया क्लास के अंदर? हाँ भाई, ये कौन है अश्वत्थामा? महाभारत करवा दे सारी यहीं पर ही। अश्वत्थामा वही है ना जो नागमणि लेके भाग गया था असली में? चलो कोई बात नहीं, अभी निकालते तुम रुक क्या जाओ, पता सर। ठीक है। अच्छा, तो देखो हमारे पास ही इस तरीके से ग्राफ बने हैं और ये मेरे पास एक फाइनली इनका ओवरऑल ऐसे निकल के आया है। अब अगर तुम इस पूरे का एरिया निकाल दोगे, याद है ना दवा? तो दवा में तुम क्या करते थे, अगर मान लो तुम्हें इस तरीके से, ध्यान सुनना, अगर वेलोसिटी और ये टाइम दे रखा है, ठीक है, और अगर तुम्हें डिस्टेंस निकालना है तो तुम क्या करते थे, वहां पे इसका एरिया ही तो निकालते थे, राइट?
इसी तरीके से यहाँ पे ये फोर्स है, यहाँ पे ये डिस्टेंस है, तो अगर तुमसे बोला जाए वर्क निकालो पूरे का, तो तुम्हें क्या निकालना पड़ेगा पूरे का? एरिया भाई, एरिया। तो ये एरिया जो एरिया पूरा का पूरा निकल के आएगा, ये इस तरीके से वैल्यू दी जाएंगी, तो पूरे का जो तुम ये एरिया निकालोगे तो यही मेरे पास क्या बन जाएगा? लेकिन वर्क। हम नॉन यूनिफॉर्म फिगर का एरिया कैसे निकालेंगे? भाई रुक जाएगा एक सेकंड, अभी आ रहा है उस पे। तो ठीक है सर, रुक फोर्स जा इनटू तुम। में, तो फोर्स इनटू में ये मेरे पास जितने का भी निकालना है, मान लो ये डेल्टा एक्स है छोटा सा, ये डेल्टा एक्स है, ये डेल्टा एक्स है, तो जितने के लिए तुम्हें वर्क डन निकालना है उतना मल्टीप्लाई कर दो, पूरे के लिए निकालना है पूरे का एक्स मल्टीप्लाई कर दो, तो ये मेरे पास क्या है गाइस? सो दिस इज द वर्क डन बाय द वेरिएबल फोर्स। अब बताओ तुमने क्या पूछा था कार्तिकेय? सर कि नॉन यूनिफॉर्म का कैसे मतलब? कौन सा नॉन यूनिफॉर्म? क्या चीज नॉन यूनिफॉर्म है? सर वो तो सर ये कार्तिक फिगर जो है बताएगा। नॉन यूनिफॉर्म है ना सर? हाँ नॉन यूनिफॉर्म है ग्राफ। फिर तो इसका एरिया कैसे निकालोगे सर, ये पूछ रहा था भाई मैं। पहले एक स्ट्रिप का निकाल लो एरिया, अच्छा फिर ठीक दूसरे ठीक ठीक। स्ट्रिप का एरिया निकाल लो लेंथ इनटू ब्रेथ से, फिर इसका निकाल लो और सबको ऐड कर दो। एक तरीका ये है, नहीं तो एक काम करो, इस ग्राफ का यूज करके पूरा का पूरा ये जो मैंने फाइनल बनाया है इस तरीके से, ये इन सबको हटा के बस ये देख लो। अब जो तुम्हें ये देखना है तो ये फाइनल पॉइंट ले लो, ये वाला मतलब इनिशियल पॉइंट, और ये फाइनल पॉइंट ले लो, ठीक है? मुझे एक बात बताना, एरिया निकालने के लिए कौन सी चीजें सही रहती है, डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन? एरिया निकालने के लिए क्या चीज अच्छी रहती है, डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन? इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन ठीक है, तो जरा मुझे एक बात बताना, यहाँ पे ये फोर्स है, यहाँ पे ये डेल्टा एक्स है मान लो, ठीक है? मान लो ये एक्स है पूरा। अब इसके अंदर तुम्हें एक छोटा सा स्टेप पता होना चाहिए, तो इंटीग्रेशन कैसे निकालते हैं? मान लो ये इनिशियल पॉइंट ए है, ये इनिशियल पॉइंट, ये फाइनल पॉइंट बी है, तो वर्क डन कैसे निकालेंगे? तो हम ए से लेकर बी तक लिमिट लगाते हैं, राइट? ये फोर्स, तो ये मेरे पास एक फोर्स है और ये डेल्टा एक्स है, तो फोर्स इंटू डेल्टा एक्स करोगे तभी तो ये पूरे का निकल के आएगा, यस ए से लेकर बी तक। तो या तो तुम एरिया निकालो वही जैसे गांव वाले बच्चे निकालते हैं, सब अलग अलग करके, और नहीं तो 11th क्लास के जैसे बच्चे पूरा एक एरिया करके अपने आप में उसको इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेट कर दोगे तो पूरा निकल के आ जाएगा, राइट? ये जो स्ट्रिप हमने मानी है इसको हमने क्या बोला है, डेल्टा एक्स। जब तुम उसको पूरा यहाँ से ए से लेकर बी तक करोगे तो ये पूरा एक्स निकल के आ जाएगा। बोलो भाई। यस सो ये है वेरिएबल फोर्स। अच्छा, इसको वेरिएबल फोर्स क्यों बोल रहे हैं माइका? क्योंकि फोर्स कांस्टेंट नहीं है, यहाँ पे फोर्स अलग है, यहाँ पे अलग है, यहाँ पे अलग है। सो फोर्स इज नॉट कांस्टेंट, दैट्स व्हाई इट इज अ वेरिएबल, ठीक है? तो दोनों तरीके हैं, या तो पूरे का स्ट्रिप वाइज निकाल लो एक एक करके और सबको प्लस करो, या फिर चालाकी से बस इनिशियल पॉइंट देख लो, फाइनल पॉइंट देख लो और फोर्स इनटू में डेल्टा एक्स कर दो, इंटीग्रेशन करोगे तब भी मेरा वही आना है। तो सबसे अच्छा तरीका ये है बाय इंटीग्रेशन। एनी डाउट इन दिस गाइस? हाँ नो सर। माइका? अच्छा देखो, जैसे मान लो अभी जो मैंने ऊपर किया था ये एरिया, मान लो ये वाला स्ट्रिप जो है ये मेरे पास डेल्टा एक्स है, इस वाले स्ट्रिप की डेल्टा एक्स है, इस वाले की भी डेल्टा एक्स होगी कुछ, इस वाले की कुछ डेल्टा एक्स होगी। अब ये इतने सारे स्ट्रिप है मेरे पास, तो अगर ये इतने सारे स्ट्रिप जा रहे हैं तो जरा मुझे एक बात बताना, अगर ये इतने सारे स्ट्रिप जा रहे हैं तो सबको बाद में प्लस भी तो करना होगा। तो अगर मुझे वर्क डन निकालना है तो मुझे सिग्मा करना पड़ेगा ना, कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ए से लेकर बी तक, मान लो ये ए से लेकर बी तक जा रहा है, तो ए से लेकर बी तक जाने के बाद फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, एफ इंटू में डेल्टा एक्स, राइट? नहीं आ रहा कुछ समझ यस में? सर। ठीक है, तो इसका मतलब मुझे यहाँ पे समेशन करना पड़ेगा सबका इस वाले के लिए। तो कौन सा तरीका अपना है, तरीका नंबर 1, वे नंबर 1 या वे नंबर 2? इंटीग्रेशन वाला। इंटीग्रेशन वाला ज्यादा अच्छा है। इनिशियल लिमिट, फाइनल लिमिट, फोर्स इनटू में डेल्टा एक्स, इस तरीके से मेरा वर्क डन निकल जाएगा। अनुष्का? हाँ सर। मान लो अगर तुम्हें एक ऐसा ग्राफ दे रखा है सिंपल ऐसे, ये फोर्स है और ये मान लो इस तरीके से ग्राफ दे रखा है, कह रहा है इसका वर्क डन निकालो, ये पूरा पूरा एक्स है, यहाँ पे वैल्यू दे रखी है, तो तुम क्या निकालोगी? इंटीग्रेशन करोगे, एरिया निकालोगे, क्या करोगे? सर एरिया निकाल लेंगे। अच्छा, इंटीग्रेशन चाहे तो कर सकते हैं। हाँ। अच्छा देखो, ये वाला ग्राफ बहुत सिंपल सा है, तो इसमें तुम कुछ भी करो, इस तरीके से करोगे तो ये रेक्टेंगल और ये एरिया बड़ी आसानी से निकल जाएगा, ठीक है? तभी वो वर्क डन माना जाएगा। लेकिन मान लो अगर कोई ग्राफ इस तरीके से दिया, इंटीग्रेट भी कर सकते हैं, अगर कोई ग्राफ ऐसे दे रखा है ऐसे, तो क्या अब इसका तुम एरिया निकाल पाओगे?
इसका एरिया निकाल पाओगे आसानी से? नहीं। तो इसका मतलब अब तुम्हें इसकी इनिशियल वैल्यू पता होनी चाहिए, इसकी फाइनल वैल्यू पता होनी चाहिए, और ये इसका एक स्टेप पता होना चाहिए डेल्टा एक्स, और ये फोर्स। तो तुम क्या करोगे इसका, मान लो ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, तो ए से लेकर बी तक एफ इंटू में डेल्टा एक्स, ये मेरे पास क्या आ जाएगा, वर्क डन। भाई इंटीग्रेशन भी क्या निकालता है पूरा, तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ऑटोमेटिकली पूरा एरिया निकाल देगा कौन, ये तुम्हारा इंटीग्रेशन। एनी डाउट इन दिस गाइज? नो। चंदन, आर्यन कुमार, तुम्हें समझ में आ रहा है ये सब आज क्या चल रहा है? यस सर। ठीक है। तो अगर तुम्हें स्ट्रिप दी होती है, स्ट्रिप एकदम सीधी स्ट्रिप दी होती है, तो हम क्या निकालते हैं सीधी स्ट्रिप के लिए, एरिया या फिर इंटीग्रेशन? इंटीग्रेशन। आर यू श्योर? इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। मैंने बोला है कितनी बार, अगर सीधी लाइन दी होती है तो एरिया निकालना बड़ा आसान होता है, ये ट्राइंगल है और ये रेक्टेंगल है। लेकिन क्या ये वाली स्ट्रिप सीधी है? नहीं, टेढ़ी मेढ़ी है, तो इसमें हम कोई फिगर नहीं बता सकते ना, तो इसलिए इसमें क्या करेंगे हम, इंटीग्रेशन। ठीक है। अगर सीधी Yes, sir. स्ट्रिप है तो सिंपल एरिया निकाल लेंगे, कोई ना कोई बनी जाएगा, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ठीक है, ट्राइंगल। लेकिन अगर टेढ़ी मेढ़ी है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन। एनी डाउट इन दिस? कार्तिकेय बताएगा। No, sir. कार्तिकेय एक ग्राफ मुझे ऐसे दे रखा है, ठीक है, ये फोर्स है और ये मेरे पास डिस्टेंस है। जरा बताना इसमें इंटीग्रेशन करूंगा या फिर एरिया निकालूंगा हर एक इस बॉक्स का? सर एरिया। एरिया निकालेंगे। अच्छा ये क्या है, स्क्वायर है या रेक्टेंगल है? सर ये तो XD जैसा है सर। व्हाट? सर मतलब रेक्टेंगल जैसा है। हाँ रेक्टेंगल जैसा है। ये मेरे पास लेंथ है, ये ब्रेथ है, ऐसे ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, ये लेंथ ब्रेथ, राइट। अच्छा मान लो अगर तुम्हें एक ऐसा ग्राफ दे रखा है इस तरीके से, तो अब क्या निकालोगे? इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन तुम्हें ये वाला पॉइंट पता होना चाहिए, ये वाला पॉइंट पता होना चाहिए, एक छोटी सी स्ट्रिप बनाते हैं, राइट। भाई इंटीग्रेशन छोटी सी का ही तो बड़ा करता है। अगर तुम्हें ये Yes, स्ट्रिप sir. पता लग जाएगी, तो ये स्ट्रिप को तुमने यहाँ से लेकर यहाँ तक कर दिया, तो वो फिर इंटीग्रेशन पूरे का निकाल देता है ना। यही तो इंटीग्रेशन की खास बात है, पूरी लाइन में से छोटी का पता कर लो और इंटीग्रेट कर दो, वो पूरे का निकल जाता है। यही तो इंटीग्रेशन की सबसे अच्छी खास बात है, राइट। एनी डाउट इन Yes, दिस? sir. शौर्या, माइका, आर्यन, स्वास्तिका, अश्वत्थामा? नो सर। मिलेगी कौशल तुमसे, अश्वत्थामा? ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। Good night, sir.